हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है एक अदद औरत। ठीक है, तुम आराम करो। 7 बजे शिवलाल को साथ लेकर डॉक्टर के लिए चली जाना। इस वाक्य के साथ ही मानस का स्कूटर स्टार्ट हो गया। दरवाजे से हटकर कमरे तक आते आते मैं रुआंसा हो आई। अगर मेरी तबीयत इतनी ही खराब है कि मैं साथ शहर नहीं जा सकती, तो फिर उसे भी नहीं जाना चाहिए था। उसे मेरे सिरहाने बैठकर शाम गुजारनी चाहिए थी। मैं धम से बिस्तर पर पड़ गई। मुझे गुस्सा और रोना साथ साथ आ रहा था। मानस जापानी नृत्य की टिकट लाया था। मैंने कहा, क्या होगा जाकर? वही छतरी लिए लड़कियां धीरे धीरे आगे पीछे चलेंगी। इससे अच्छा तो सिनेमा चलते। मानस चुप रहा। मानस की चुप्पी हमेशा आक्रामक असहमत होती है। मैं पैर घसीटती अंदर के कमरे में चली गई। तैयार होते समय इस फीके मनोरंजन के लिए मैं अपना दिमाग भी तैयार करती रही। नहीं, मुझे अपनी नाराज़ी नहीं दिखानी है। एक आदर्श पत्नी की तरह ऊब को भी पतिव्रता का हिस्सा मानकर झेलना है। मुझे मुस्कुराना है, मुझे खुश होना है, मुझे सहमति में सिर हिलाते चलना है। यही घिसे पिटे संकल्प दोहराती हुई मैं बैठक में आकर चाय में शामिल हो गई। मानस सुबह का अखबार फिर से देख रहा था। मैंने सोचा शायद वह मेरी साड़ी की ओर देखे। वह अखबार पढ़ता रहा। मैं भी फिर अखबार का पिछवाड़ा पढ़ने लगी। मेरी समस्त क्रियाएं ऐसी ही होती हैं। घर के लोग सोते हैं तो मैं सो जाती हूँ। घर के लोग बाहर जाते हैं तो मैं बाहर हो आती हूँ। घर में पढ़ना लिखना हो रहा हो तो मैं पढ़ने लिखने लगती हूँ। घर में सफाई चलती हो तो मैं सफाई करने लगती हूँ। मेरा अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है। मानस ने चाय ख़त्म की। मैंने भी चाय ख़त्म कर ली। मानस उठा। चलें? उठते हुए मेरे मुंह से आदतन हाय निकल गई। वह मुड़ा। क्यों, क्या तबीयत ठीक नहीं? मैं भुन गई। इसे क्या पता नहीं, मैं पूरे 2 महीनों से दवाइयाँ खा रही हूँ। कई बार तो गोलियाँ इसी ने ला कर दी हैं। आज सुबह से ही दर्द बढ़ गया है। मैंने प्रतिहिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कहा। यही तो एक अस्त्र बचा है जिससे मैं घर भर को आतंकित अथवा लज्जित कर सकती हूँ। लेकिन मानस इन दोनों में से बिना कुछ भी हुए मुझे आराम करने की नेक सलाह देकर फर्राटे से चला गया। क्या वह एक बार और आग्रह नहीं कर सकता था? सच वह केवल एक बार और कहता तो मैं सारा दर्द वर्द भूलकर चल पड़ती। लेकिन वह हमेशा की तरह न जाने किस तरंग में था। दफ्तर से ऐसे गुनगुनाते हुए लौटता है जैसे वहाँ ड्यूटी नहीं, वंशी बजा कर आया हो। हमारे खानदान में सभी को आज्ञाकारी पति मिले हैं, एक मेरे सिवा। मेरा पति हिरन की तरह अलमस्त और चीते की तरह चौकन्ना है। मेरे लिए यह बताना लगभग असंभव है कि वह कब क्या करेगा। इसलिए जब मैं सोचती हूँ वह रुकेगा, वह चल पड़ता है। जब मैं सोचती हूँ वह गरजेगा, तो वह सिगरेट पीता रहता है। और जब मैं सोचती हूँ वह बाहर गया हुआ है, वह करीब आकर बम की तरह फट पड़ता है। मानस एक तीर से 2 शिकार करने वाला आदमी है। मेरे प्रति सहानुभूति मुझसे पिंड छुड़ाने का प्राय है। मैं इतनी जड़ तो नहीं हूँ कि यह भी न समझ सकूँ, बल्कि उसके साथ रहते चालाकियाँ पहचानने का मादा बड़ा प्रबल हो गया है। दुनिया मुझे चालाकों से भरी नजर आती है। शराफत जैसे नाजुक मसले का बोझ अकेले मुझको उठाना है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मन ही मन घंटी बजाने वाले को कोसती में उठी। बाहर 2 बेहद आकर्षक आधुनिक हम उम्र महिलाएं खड़ी थीं। उन्होंने एक निहायत परिचित अंदाज में नमस्ते की और बरामदे में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गई। अपना नाम व अपने पतियों का पद बताने के बाद उन्होंने मेरा नाम व मेरे पति का पद जानना चाहा। मुझे हंसी आ गई। माफ़ कीजिए, आप उनका पद पूछ रही हैं या कद? वे हतबुद्धि सी मुझे देखने लगी। वैसे दोनों ही बातें गैर जरूरी है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ज़्यादा सुंदर महिला ने अपने होंठ गोल कर धीमे मीठे लहजे में बताया कि वे 11 नवंबर को एक स्नेह सम्मेलन आयोजित करने जा रही हैं, जिसमें रूना लैला मुख्य अतिथि के रूप में आएंगी। स्नेह सम्मेलन किसे कहते हैं? मैंने पूछा। उन दोनों को मेरे सवाल से धक्का लगा। आपको नहीं पता स्नेह सम्मेलन क्या होता है? उन दोनों ने निराशा से मेरे बिन रंगे होंठों और बिन कटे बालों की ओर देखा। शहर की युवा महिलाओं को एकत्रित कर उनमें परस्पर प्रेम की भावना व विचारों का आदान प्रदान स्थापित करना हमारे सम्मेलन का उद्देश्य है। अगर शहर में यह सम्मेलन न हुआ तो क्या महिलाएं आपस में लड़ाई छेड़ देंगी? मैंने पूछा। वे मेरी बात नहीं समझी और मेरा यह विचार और भी दृढ़ हो गया
कि स्त्री जाति की समस्त प्रतिभा पर मेरा एक छत्र स्वामित्व है। देखिए बहन जी, दूसरी औरत ने आज ही जाकर कहा, हम आपसे कुछ डोनेशन लेने आई हैं। 21 रुपये डोनेशन देने पर आपको 4 मुफ्त पास, 51 रुपये देने पर आपको द्वितीय पंक्ति में स्थान और 101 रुपये देने पर आपको मुख्य अतिथि के साथ चाय पीने का सौभाग्य मिलेगा। मैंने चेहरे की शेराएं खींचकर पेट पकड़कर निहायत मरियल आवाज़ निकाली, 11 नवंबर को तो मेरा ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन। बड़ी वाली महिला ने ठेठ अंदाज में मुझे देखा। काहे का? आंत का। जिज्ञासा शांत होते ही उनकी दिलचस्पी समाप्त हो गई। उन्होंने खटाक से विदा ली और मैं मन ही मन अपने को शाबाशी देती हुई अंदर आ गई। अब मूड कुछ अच्छा हुआ था। उन दोनों औरतों को सफलतापूर्वक बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ 101 रुपये बच जाने का अद्वितीय सुख मैं कुछ देर भोगती रही। अच्छा हुआ जो मानस घर पर नहीं था, नहीं तो योजना सुनते ही चेक काट कर पकड़ा देता, चाहे 21 ही देता। चलो 21 ही बचे समझो। ये फूलों के दिन थे। खिड़की से उठकर महक कमरे में आ गई थी, गुलाब, मोगरा और चमेली की। मन हुआ फूलों के बीच से दौड़ती हुई निकल जाऊं, पर बगीचा बहुत छोटा था, गमलों से ठसाठस भरा। तभी मुझे याद आया मेरी तो कमर में दर्द था। मैं उठी, कमर सीधी करने की कोशिश की। कमर आसानी से स्तर हो गई। बाकी अंग भी दबा कर देखे, कहीं दर्द नहीं था। ऐसे ताज्जुब मानस की गैर मौजूदगी में ही घटित होते हैं। उसके सामने तो तबीयत बस हाय हाय करती रहती है। अक्सर उसके जाते ही शरीर चुस्त हो जाता है, शिराएं नरम पड़ जाती हैं। मन दौड़ने का होता है, कूदने का, कुलांचे भरने का। कभी चाट पर तबीयत मचल उठती है तो कभी कुल्फी पर। सितार की तरह मेरे व्यक्तित्व का तार तार झंकृत उठता है। मुझे इस वक्त लग रहा था मैं विश्व विजय कर सकती हूँ, लेकिन उसके सामने पड़ते ही मेरे सिर में पीड़ा, कमर में दर्द, पेट में शूल और दांत में टीस उठती है। मन चीखने चिल्लाने का होता है, मरने मारने का। इन्हीं सब चक्करों के कारण एक बार मेरे माता पिता ने मुझसे पूछ ही लिया, क्या तू सुखी है? सच बताना। इस सवाल पर मुझे हंसी आनी चाहिए थी, पर रोना आ गया। इसलिए नहीं कि अब सच या झूठ बोलना पड़ेगा, बल्कि इसलिए कि इसकी नौबत कैसे आ गई, और अगर आ ही गई तो क्या इसका जवाब इतनी आसानी से दिया जा सकता है? कैसे समझाऊं कि सोमवार को मैं सुखी थी, मंगलवार को दुखी, 8:15 बजे मैं खुश थी, 8:30 बजे मैं नाखुश, 31 तारीख को मैं दुखी थी, पहली को सुखी। सुख और दुख की गारंटी कैसे दी जा सकती है? गारंटी कपड़े की होती है, पंखे की होती है, कुकर की होती है, फर्नीचर की होती है, रिश्तों की नहीं। मेरा ख्याल है जिंदगी में पूछे गए समस्त सवालों में से सबसे मुश्किल सवाल यह था, जिसका जवाब 3 घंटे तो क्या 3 वर्ष में भी देना मुश्किल था। मानस वक्त पर दफ्तर से घर आ जाता है, मैं सुखी हो जाती हूँ। वह नहीं आता तो मैं दुखी हो जाती हूँ। मानस खाना बाहर खा लेता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ। घर में आता है तो मैं सुखी हो जाती हूँ। मानस साथ साथ हंसता है, बोलता है, मैं सुखी हो जाती हूँ। वह घुड़क देता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ। कई बार सोचती हूँ मैं कितनी बेवकूफ़ वजहों से सुखी दुखी होती रहती हूँ। मेरा अपना कोई करार, कोई वजूद, कोई इकाई नहीं। कहाँ चली जाती है मेरी टक्कर लेने की अकड़? मूर्खा की तरह मैं उसके पीछे पीछे चलने में सार्थकता क्यों अनुभव करती हूँ, आगे आगे चलने में क्यों नहीं? ये सवाल मेरे दिल से टकराते हैं और मैं करोड़ों औरतों की तरह दरवाजे खोलने की बजाय छिटकने चढ़ा देती हूँ। मेरा व्यक्तित्व जो एक हिस्सा शेर और एक हिस्सा गीदड़ है, निरा गीदड़ बनकर रह जाता है। एक शब्द इज्जत कानों में भुनगे की तरह बुनबुना करता है। पता नहीं हिंदुस्तानी होने के नाते या पता नहीं औरत होने के नाते, पता नहीं दोनों ही होने के नाते, इस शब्द से मैं बहुत डरती हूँ। मेरे मंसूबों की रफ्तार पर यह शब्द क्लच की तरह आ जाता है। इस शब्द की बदौलत मैं सुखी, संतुष्ट, पतिव्रता और न जाने क्या क्या हूँ। अभी अभी एक स्कूटर गेट के पास आकर धीमा हुआ है। नहीं, यह हमारा नहीं है। हमारा स्कूटर पूरी स्पीड से आकर सहसा रुकता है। हजारों स्कूटरों की आवाज़ के बीच में अपना स्कूटर फ़ौरन पहचान सकती हूँ, जैसे माताएं एक से यूनिफॉर्म पहने बच्चों में से अपना बच्चा पहचान लेती है। लो, यह एक और स्कूटर दन से आया है। गेट खड़का है। यह मानस है। मैं उठकर दरवाज़ा खोलना चाहती हूँ, लेकिन उफ, यह कमर का दर्द।